नोन स्टूडेंट, आज बहुत दिनों बाद 10th क्लास की क्लास ले रहा हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेबल गड़बड़ हो गया था। अब वो सही हो गया है, तो आपको मैंने नोटिफिकेशन दे दिया था पहले से। तो आज हम चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पर डिस्कस करेंगे। इसमें कई पोर्शन जो है वो डिलीट हो गए हैं SCBSE बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो जो डिलीटेड पोर्शन है वो नहीं पढ़ेंगे, जो आपके पोर्शन जो स्टडी वाले हैं वो पढ़ाएंगे। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवलेंट बॉन्ड। अब कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वो कोवलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की। तो सिंगल देखिए हाइड्रोजन है, देखो सेम आइटम्स के बीच में बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, या कार्बन के साथ जब बॉन्डिंग होती है किसी भी एटम की तो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए जी मॉलिक्यूल्स हैं सेम एलिमेंट्स के। अब देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको चाहिए होते हैं 2 स्टेबल होने के लिए। तो उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपने नेबर हाइड्रोजन से शेयर कर लिया। तो दोनों ने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के लिए क्या होता है, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है डबल कोवलेंट बॉन्ड की, कि देखिए ऑक्सीजन का एटम देखिए, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं, 6। अब उसको स्टेबिलिटी के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा करें। आपने ये 9th क्लास में पढ़ा है, 2 8 18 वाला फार्मूला पढ़ा था आपने। या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हों मिनिमम जिससे वो स्टेबल होगा, या 8 हों आउटर मोस्ट शेल में। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन पास वाले ऑक्सीजन एटम से शेयर कर लेगा। ठीक है, जैसे उसके पास 8 हो गए, और जो पास वाला ऑक्सीजन एटम है वो भी 2 अपने पड़ोसी से शेयर कर लेगा। यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। ठीक है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड दे फॉर्म डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, दिख रहा है आपको सबको, वेरी गुड। अब बात आती है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। इसमें क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड अमंग द एटम्स एंड दे फॉर्म ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें क्या करता है वो 3 और उसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन और, ताकि वो 8 पूरे हों। तो वो 3 पड़ोस वाले से शेयर कर लेता है और ऐसे क्या हो जाता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। एक लुइस थे, साइंटिस्ट थे लुइस, उन्होंने डॉट स्ट्रक्चर बताया था। डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल सा आप समझ लीजिए। उन्होंने कहा था कोई भी एलिमेंट है उसके सिंबल पर उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो लुइस डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, ये आप देख लीजिए कार्बन के चारों तरफ क्रॉस और डॉट है, तो ये क्रॉस और डॉट अलग दिखाने के लिए बना दिए गए हैं। ठीक है, क्रॉस का मतलब हो गया ये 4 क्रॉस जो बने हुए हैं, इसका मतलब ये कार्बन के 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हाइड्रोजन के पास जो डॉट लगा हुआ है उसका मतलब ये हाइड्रोजन का 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ये स्ट्रक्चर है मीथेन का। अब क्या हुआ, कार्बन जो है जानते हैं आप, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन ने क्या करा कि 4 हाइड्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपने में शेयर कर लिया, और उसके बाद कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। वहीं हाइड्रोजन देखिए, उसको एक और चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, यानी 2 हो जाएंगे उसके पास। तो उसने एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर कर लिया, तो हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, और कार्बन ने सारे हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। तो हम शायद एक बार बता चुके हैं, और नई जो लोगों ने क्लास अटेंड नहीं करी थी वो एक बार फिर से समझ लें। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है जैसे कि कोई भी एक सब्सटेंस एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे, उसको कहते हैं एलोट्रॉप्स। व्हेन अ सब्सटेंस एग्जिस्ट मोर देन 1 फॉर्म, दैट इज़ नोन एज एलोट्रॉप्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन
सिंपल सा सी स्ट्रक्चर उसका फॉर्म एलिमेंट का, जो कार्बन इज एन एलिमेंट, सिंबल क्या होता है सी। ठीक है, अब वो एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि देखो कार्बन की ही फॉर्म होती डायमंड, कार्बन की फॉर्म होती कोल यानी कोयला, कार्बन की फॉर्म होती ग्रेफाइट, और कार्बन की फॉर्म होती है बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, अब क्या है साइंटिस्ट के लिए या हम जैसे केमिस्ट्री के टीचर हैं तो हमारे लिए डायमंड हो चाहे ग्रेफाइट हो वो केवल कार्बन है। चाहे डायमंड कितना भी कॉस्टली हो, चाहे ग्रेफाइट कितना भी चीप हो, लेकिन वो हमारे लिए क्या है कार्बन है, क्योंकि केमिकली वो सिर्फ कार्बन है ना। फिजिकली वो देखने में आपको चाहे कॉस्टलीस्ट एलिमेंट हो या प्रीशियस हो या बहुत चमकता हुआ है, बहुत महंगा है, वो अलग बात है, लेकिन केमिकली देखा जाए तो केमिकल कंपोजिशन तीनों चारों में क्या है, दैट इज़ ओनली कार्बन। जब आप उसको हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो CO2 ही निकालेगा। ठीक है, अब इन एलोट्रॉप्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, उसके बाद है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, और फिर है बकमिंस्टर फुलरीन जिसमें कार्बन के 60 एटम्स ज्वाइन होते हैं। ठीक है, ज्वाइन रहते हैं। अब देखिए हम बताते हैं, देखिए कार्बन में क्या था, कार्बन की बात करें हम तो कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। जैसे कार्बन है ये, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, आपने पढ़ा होगा। अब जो ये स्ट्रक्चर आपके सामने डायमंड का दिख रहा है, इसमें देखिए सब क्या है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में सब जुड़े हुए हैं। ठीक, अब देखो कार्बन में कितने बैलेंसेस होती है, 4। तो इसमें देखिए 1 2 3 और 4, यानी कि 4 जो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के चारों तरफ वाले जो चारों बैलेंसेस हैं या इनमें 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब देखो आपस में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, ऊपर वाला है ये भी किसी से जुड़ा हुआ होगा। ठीक, यानी कि इसमें हम देख रहे हैं कि बड़ा कंजस्टेड और बड़ा ही टेक्निकल स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, जिसमें क्या है कि कार्बन जो है एक पार्टिकुलर टेट्राहेड्रल शेप में सारे ही एटम्स कार्बन के आपस में जुड़े रहते हैं। अब चूंकि इसका फिक्स्ड स्ट्रक्चर हो गया टेट्राहेड्रल, सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके आपस में एक दूसरे से ज्वाइन रहते हैं, यानी कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसके यही कारण है कि डायमंड का स्ट्रक्चर वेरी हार्ड हो जाता है, इट्स वेरी हार्ड एंड इट डज़ नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। भाई इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही इसमें। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब 2 क्वेश्चन इसमें निकल आए। अगर पूछा जाए वाई डायमंड इज अ वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप ये कह देंगे ड्यू टू द टेट्राहेड्रल सिमेट्री ऑफ कार्बन, और in diamond structure the carbon atom has 4 valence electrons and all the valence electrons are linked to one another, so that's why there is no free electron to move. So diamond does not conduct electricity. Why it is hard? Due to the tetrahedral symmetry of diamond, it is hard in structure. ये आपके 2 क्वेश्चंस इसके बन गए। ठीक है, अब दूसरी ज्योमेट्री आती है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। अब स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट में क्या है, देख रही है आप कि ग्रेफाइट जो है उसमें देखिए सब हेक्सागोनल रिंग है। देखो ये हेक्सागोनल रिंग सब बनी हुई हैं। अब ये हेक्सागोनल रिंग जो है ये एक लेयर बनी हुई है, मतलब एक लेयर टाइप की बनी हुई। अब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, ऐसे ये जो स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। अब इसमें क्या लेयर के ऊपर लेयर्स हैं और जब लेयर्स आर स्लाइडिंग ओवर वन अनदर बाय द वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस। ठीक है, तो वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस के कारण क्या होती है, ये लेयर्स जो हैं, जो हेक्सागोनल जो रिंग्स की जो लेयर्स बनी हुई हैं ग्रेफाइट की, ये एक के ऊपर एक स्लाइड करती रहती हैं। दूसरा ये है कि इसमें जो केवल आप देख रहे होंगे 1 2 और 3, जैसे ये कार्बन बीच वाला है तो इसके केवल 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपस में बॉन्डिंग करे हुए हैं, बाकी 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है ना। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही जो है ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में जो है बहुत ही क्या कहते हैं उसको, पावर हो जाती है उसके पास। इट इज़ परफॉर्म इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड ड्यू टू द स्लाइडिंग नेचर
ड्यू टू द स्लाइडिंग नेचर, ठीक है। तो आप इसमें देखिए कि 3 इलेक्ट्रॉन केवल ज्वाइन है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण ग्रेफाइट इज एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्यू टू द स्लाइडिंग लेयर्स वन ओवर अदर्स एंड वीक van der Waals फोर्सेज ग्रेफाइट बिकम्स सॉफ्ट इन नेचर। तो ग्रेफाइट इज सॉफ्ट इन नेचर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसमें 2 सॉल्व हो गए। क्वेश्चन अगर आए, वाई ग्रेफाइट इज कैपेबल ऑफ conducting electricity, you can answer clearly, and why it is soft in nature, you can also answer it clearly. Next structure we have the Buckminster fullerene. Buckminster fullerene is also an allotrope of carbon in which the carbon 60 atoms of carbon join together like a डोम। ये डोम दिख रहा है आपको, बिल्कुल ठीक है, डोम शेप होता है, या कह लो एक फुटबॉल जैसा, ठीक है, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारे ये अरेंज रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बकमिस्टर फ्लोरीन की कोई भी स्टडी है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, बकमिस्टर फ्लोरीन जब डेवलप हुआ तो उसका स्ट्रक्चर देखकर कैसा लगा, जैसा कि यूएस में एक जियोडेसिक डोम शेप बिल्डिंग है जिसको बकमिस्टर फुलर नाम के एक आर्किटेक्ट है, उन्होंने बनाया था, इसलिए उनके नाम पर इसका नाम बकमिस्टर फ्लोरीन रख दिया गया। इसके अलावा इस एलोट्रॉप की स्टडी और है ही नहीं कुछ, ठीक है। तो हमारा आज यहाँ पर ये समाप्त हो गया कार्यक्रम एलोट्रॉप्स तक। आगे की वीडियो हम कल भेज देंगे सबको, ओके।